नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम आपको कुछ कड़वे सच्चों से रूबरू कराने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। हम आपको ये भी दिखाएंगे, सुदर्शन न्यूज बहुत पहले ही साफ शब्दों में कह चुका था कि सिमी का इसमें हाथ है। सिमी पर बैन क्योंकि इस देश में लगाया जा चुका है, लेकिन उसके जो आतंकी हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और जो तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देख रहे हैं आंदोलन, एक के बाद एक घटनाएं, इसके पीछे किस तरह से आईएसआई के साथ साथ आईसिस, उसके साथ साथ हाफिज सईद, उसके साथ हमारे तमाम लोग जो उन्हें मदद कर रहे हैं, सिमी के लोग, ये एकजुट होकर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं देश को अस्थिर करने की। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे 5 तस्वीरें। आप देखिए पहली तस्वीर, मासूम कैसे है कन्हैया, जरा आप हमें बताएं। ये भी सबसे पहली तस्वीर कन्हैया कुमार के समर्थन में लगे नारे की है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में लगी, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ये लोग कन्हैया के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। उन लोगों के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसके आधार पर वो कन्हैया को निर्दोष बता रहे हैं? जरा आप सोचिए एक बार। क्या किसी ने इनसे पूछा कि जिस लोकतंत्र के नाम पर ये कन्हैया की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, वही कन्हैया उन लोगों के साथ क्यों खड़ा था जो देश के लोकतंत्र पर हमला करने वाले अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे? मीडिया के कुछ चैनल जो मालदा और जेएनयू पर चुप्पी साध लिए थे, अब वही इस बात को बार बार उठा रहे हैं कि कन्हैया देश विरोधी नारे नहीं लगा रहा था। एक पल के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि उसने देश विरोधी नारे नहीं लगाए, पर देश विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थन में तो वो जरूर खड़ा था। कम से कम इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले आप देख लीजिए। उमर खालिद जो कि ढूंढा जा रहा है, शिमला पहुंची है क्योंकि लास्ट फोन कॉल उसका वहीं ट्रैक किया गया था। दूसरी तस्वीर, जेएनयू के देश विरोधी नारों में आरोपी उमर खालिद को लेकर अहम खुलासे की है। उमर ने 3 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी के बीच में 2 फोन नंबर्स इस्तेमाल किए हैं और आपको ये भी बता दें कि 800 कॉल उन नंबर से किए गए हैं। 35 कॉल कश्मीर किए गए हैं और 65 कॉल कश्मीर से उमर खालिद को किए गए। उमर की तलाश में भी कई जगह पर छापेमारी हुई है। 80 टीमें बनाकर उमर की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की एक टीम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, शिमला पहुंच चुकी है क्योंकि खालिद का फोन लोकेशन जो ट्रेस किया था वो शिमला पाया गया था। उमर खालिद ने कश्मीर से एक टीम बुलाई थी जिसका जेएनयू कैंपस में नारेबाजी के दौरान बड़ा रोल था। कश्मीर से आए इन लड़कों को जेएनयू में रखा गया था और इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों के मुताबिक उमर के तिहाड़ जेल में देशद्रोह के आरोप में बंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा से रिश्ते हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी उमर खालिद के पिता का कहना यह है कि उनके बेटे को पुलिस और मीडिया टारगेट कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है मेरे अतीत की वजह से। मैंने सिमी को 1985 में ही छोड़ दिया था और मेरा बेटा उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। इलियास ने यह भी कहा कि उमर को मुस्लिम होने की सजा दी जा रही है। तो सवाल ये कि क्या उमर के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए मुस्लिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें उनके बेटे ने देश विरोधी नारे लगाए थे, वो भी खुलेआम? सबसे बड़ी बात यह कि ये वही उमर है जिसने बाहर से कश्मीरी लड़कों को कैंपस में एंट्री कराई थी। चौथी तस्वीर आप देखिए, कश्मीर की है, जहां पर चेहरा ढके हुए लड़के काले झंडे दिखा रहे हैं, हंगामा मचा रहे हैं एंड लिखा हुआ है उस पर थैंक यू जेएनयू। इन लड़कों ने ना सिर्फ जेएनयू के समर्थन में झंडे दिखाए बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया, पाकिस्तान के झंडे दिखाए, आईसिस के झंडे दिखाए। तो इसका क्या मतलब है? जेएनयू की घटना सुनियोजित नहीं थी क्या? लड़के और लड़कियों ने कैंपस में अंजाम जो दिया वो पूरी तरह से प्री प्लान था और उसे हमें मानना पड़ेगा। और 5वीं तस्वीर हम आपको बता दें, वकीलों की है। इससे पहले मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ कश्मीर की ही है और आप देखिए जरा, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनके बचाव में खड़े हो रहे हैं। आईसिस के झंडे दिखाते हुए तमाम लोग, कश्मीर की तस्वीरें, थैंक यू जेएनयू कहते हुए तमाम लड़के। 5वीं तस्वीर आप देख पा रहे हैं, शांति मार्च निकाला जा रहा है वकीलों की तरफ से। इनका यही कहना था कि कोई हम गुंडे नहीं हैं, मीडिया बढ़ा चढ़ाकर हमें दिखा रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है, क्या इन सब चीजों के बीच असल जो मुद्दा है वो दब गया है या फिर उस असली मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि वकीलों का कहना यह है कि हमसे गलती हुई है, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन देशद्रोही लोगों से माफी नहीं मांगेंगे। सजा के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ और देश के खिलाफ हो रहा है उसका सच भी पूरे देश के सामने आना चाहिए।
तो हमने आपको 5 तस्वीरें दिखाई। सवाल फिर वही है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन बीच में क्या मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है? सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि किस तरह से प्री प्लान तरीके से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की तरफ से भी बहुत साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप नरेंद्र मोदी सरकार को कोसिए, देश को नहीं। देश को अस्थिर करने की कोशिश आप मत करिए, चाहे हैदराबाद हो, चाहे जादवपुर हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर दिल्ली का जेएनयू। जिस तरीके से प्री प्लान तरीके से काम हो रहा है वाकई में शर्मनाक है और हमें चेतने की इसमें जरूरत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता दयाराम त्यागी से। बहुत स्वागत है आपका दयाराम जी। मैं पूछना चाहूंगी आपका पहला स्टैंड क्या है? हालांकि कांग्रेस क्या कह रही है पूरी दुनिया के सामने है। देखिए, जहाँ तक इसमें स्टैंड की बात है, मैं सिर्फ एक बात ये पहले ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो देशद्रोही, जो देश को तोड़ने के अगर काम करता है, चाहे वो उमर खालिद है, चाहे कोई भी है, लेकिन उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनको कानून के हवाले करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एक चीज़ ये देखिए कि जब भी चुनाव आते हैं, जैसे अभी आप 5 स्टेटों के चुनाव अभी आने वाले हैं, 4-5 स्टेटों के चुनाव आने वाले हैं, उसमें एक यूपी भी शामिल है, उसके बाद में पंजाब भी है। तो आप ये देखिए कि सब एक सुनियोजित, एक प्री प्लान, मतलब ये कि मोदी सरकार जो सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट है, एक प्री प्लान, एक साजिश के तहत आप देखिए जेएनयू की अगर आप बात करते हैं, देखिए जो देशद्रोही का अगर काम करता है तो हम उसके साथ हैं, ना कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। लेकिन अगर बेगुनाहों को अगर सजा मिलेगी, अगर बेगुनाहों को अगर परेशान करा जाएगा, अभी आप देखिए जेएनयू कितनी पुरानी एक यूनिवर्सिटी है और कितने इसमें से आईपीएस निकले हैं, आईएएस निकले हैं, बड़े बड़े लीडर निकले हैं। तो एक जेएनयू को ना बदनाम कर करके आप ये देखें, अभी आप तस्वीर दिखा रहे थे और आपने लास्ट में एक बात ये कही कि उमर खालिद की आप बात ले लीजिए, 5-6 आदमी कश्मीरी जो कैंपस में आकर के रुके और जब ये प्रोग्राम था उन्होंने नारे लगाए। सबसे पहले तो इसकी एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, एक इसकी एक पहचान होनी चाहिए कि नारे लगाने वाले कौन थे। आप इस सारे मुद्दे को देखेंगे, चाहे उसमें वकील का मसला आ गया, चाहे वो कन्हैया कुमार का मसला आ गया, चाहे उसमें कांग्रेस का मसला आ गया, चाहे उसमें बीजेपी का मसला आ गया, लेकिन जो असली मुद्दे हैं जिन्होंने देश के खिलाफ। दयाराम जी एक चीज बताइए, उन्होंने कहा कि अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं और हम शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके के नारे उन्होंने लगाए, आप ही के शासन काल में अफजल को फांसी हुई थी, बात मानते हैं? तो कौन है फिर उसके कातिल? आप और कोर्ट? फिर राहुल गांधी वहां पहुंचकर किस तरह से किस चीज का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी गए एक बेगुनाह के लिए, किसी के ऊपर किसी के ऊपर एक अत्याचार ना हो। कौन बेगुनाह? आप देखिए ना, आप ये बात एक मान के चलिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, नहीं, बेगुनाह कौन? अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं ना। अभी बेगुनाहों की जहां तक बात कर रहे हैं, मेन हम जिसके ऊपर ये अब मीडिया भी आपका सारा पूरा फोकस करे हुए है और राजनीति जेएनयू के साथ साथ कन्हैया कुमार के ऊपर भी एक राजनीति हो रही है। आप एक बात ये लगाइए, आपके एक गृह मंत्रालय के तरफ से एक बयान आता है जी। जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं उनकी तरफ से एक ही दिन के अंदर 2-2 बयान आते हैं। अगर वो दोषी है, त्यागी जी, नहीं देखिए, अगर वो दोषी है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो पकड़िए ना उनको। ये गवर्नमेंट और वहां जो लोग खड़े हुए और आप कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं है। नहीं, अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और मैं आपके साथ खड़े होकर वहां हंस रही हूँ, मैं आपके साथ वहां खड़ी हुई हूँ, तो क्या मैं दोषी हूँ कि नहीं हूँ? मतलब मेरा समर्थन उस रैली को है, इसीलिए मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक प्रोग्राम हुआ जेएनयू के अंदर, ठीक है ना, उसमें सारे स्टूडेंट थे। उसमें जैसे आप बता रहे हैं, जब आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ कश्मीरी युवक वहां पे उस प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन आई है, बिल्कुल। चलिए मैं आपको बताता हूं कि उसमें कुछ कश्मीरी लोग वहां पर आ गए और उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, चाहे वो देश को खंडित करने की बात है। जी, कल जेएनयू के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि इस जेएनयू कैंपस में ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले 3 साल पहले भी बड़े खुलेआम कश्मीर को अलग करने की, कश्मीर को आजाद करने की बात कही गई थी। यहां प्रोग्राम्स हुए थे और अब मैं ये भी याद दिला दूं, 62 के वॉर के दौरान जब चीन के साथ वो हुआ था तो किस तरीके से यहाँ पर भी प्री प्लान वे में तैयारियां की गई थी। अगर हम बात करते हैं कलकत्ता की, तो वहां पर किस तरीके से गेट बनाकर उन लोगों को वेलकम किया गया था। तो क्या कम्युनिज्म के नाम पर आप देश को बढ़ते हुए देख सकते हैं? उसके बाद किस तरह की पॉलिटिक्स करने की हम कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर आप 3 साल पहले की आप बात छोड़िए, मैं ये नहीं कह रहा उसको हम छोड़ देते हैं उस मुद्दे को, लेकिन फिलहाल आप अभी की बात ये देख लीजिए। आप
किस पे ये यकीन करेंगे? अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जब मुफ्ती मोहम्मद साहब जब ये बने थे, वहाँ के सीएम बने थे और एनडीए उसके अंदर शामिल था, उस किसको नहीं पता है वो एक, मैं उसका नाम भूल गया, वो एक उग्रवादी है, उसका मैं नाम भूल गया, हाँ। आलम ऐसे कुछ नाम था उसका, मैं दिमाग में नहीं आ रहा, जिसको उन्होंने तुरंत सीएम बनते के साथ ही और उसको रिहा कर दिया। और ये जग जाहिर है कि वो अलगावादी या उग्रवाद है, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको सपोर्ट करते हैं। मैं आऊंगी आपके पास। सवाल मेरा और सिर्फ एनडीए कांग्रेस से ये गवर्नमेंट है उससे हाथ मिला रही कि है और आज भी विपक्ष में- प्रयास कर रही है। विपक्ष में आपको इसलिए भेजा गया है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो आप वहां पर शोर मचाएं, अपनी बात रखें, हमारी बात वहां तक पहुंचाएं। लेकिन हर एक मुद्दे पर जो देश का मुद्दा है वहां तो आप शोर नहीं मचा सकते ना। देश के हित में तो सब साथ आइए ना। मैं एक छोटे से ब्रेक ले रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद तुरंत लौटूंगी, इसी पर बात करूंगी। रुकना कुछ देर के लिए। और चलिए कुछ राजनेताओं की पहले आपको प्रतिक्रियाएं दिखा देते हैं कि जेएनयू में जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, एक के बाद एक जो घटनाएं आगे बढ़ रही हैं, उस पर इन नेताओं ने क्या कहा है। हम किसी को भी गुनाहगार और बेगुनाह नहीं कह सकते जब तक कि मामला कोर्ट में है। कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि ये गुनाहगार है, ये बेगुनाह है। हाँ, वहां पर जो नारेबाजी हुई वो किन लोगों ने की, उसके वो जांच होनी चाहिए। किस मानसिकता से साथ हुई वो भी जांच होनी चाहिए। सही है कि गलत है वो भी जांच होनी चाहिए। तो हमने तो ये कभी नहीं कहा कि साहब ये गुनाहगार है, इसको फांसी चढ़ा दो, ये बेगुनाह है, इसको जो है माफ कर दो। भारत विरोधी नारों को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन ये तो साबित करना पड़ेगा ना कि किसी ने देशद्रोह के सिलसिले में किया क्या। अकारण तो किसी को इम्प्लीकेट नहीं कर सकते हैं आप, इसलिए प्रमाण दीजिए। और पूरे माहौल को बिगाड़ना अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, और जो केंद्र में अभी बैठे हुए लोग हैं ये भ्रम न पालें कि वही राष्ट्रभक्त हैं। इस देश में राष्ट्रभक्त ही हैं, अन्य दलों के लोग भी राष्ट्रभक्त हैं, और जो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला है। ये जबरदस्ती एक इशू खड़ा करना चाहते हैं, और उनसे कौन सर्टिफिकेट लेगा। अगर उनके ऊपर इस तरह का आरोप है तो उनको छिपना नहीं चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि असली बात क्या है। अगर किसी तरह से वो दोषी नहीं है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जो फुटेज जो आया है और जिस प्रकार से लोगों ने जो जानकारी दी है, उससे लगता है कि वहाँ जो स्लोगन दिया गया उस वक्त वो उमर खालिद मौजूद थे। और इस वक्त हमारे साथ सुमन चौहान जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो भी जुड़ गई हैं। सुमन जी, मेरा सवाल ये कि आखिर हो क्या रहा है? लगातार कोशिश, जो हम कह रहे हैं, कोशिश ये है कि इतने बड़े मुद्दे से आप डाइवर्ट कर दीजिए पूरे के पूरे मुद्दे को, ये कहते हुए कि यहाँ वकीलों ने बड़ा बुरा किया था, जबकि लॉयर्स कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं लेकिन उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम कानून का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। जी, ये मैं आपका पक्ष जी, मेरा पक्ष एक वकील होने के नाते सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले मुद्दा देखिए कि वो मुद्दा क्या था। मुद्दा देशद्रोह का था। इस तरीके की बयानबाजी की गई, इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई कि जिससे कोई भी भारतीय नागरिक कहीं ना कहीं तो प्रोवोक अपने आप को महसूस करेगा। तो उस प्रोवोकेशन में अगर थोड़ा बहुत कुछ सामने निकल कर आया है, ये वो चाहे वकील समाज का है या हमारे अलग भारतीय समाज का है, तो इसमें मैं नहीं समझती कि किसी भी तरीके का कुछ गलत यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आप कुछ कह रहे थे दयाराम त्यागी जी, आपका कहना था कि नहीं, तमाम चीज़ों को, तमाम घटनाओं को देखा जाना चाहिए। मैं फिर से वही कह रही हूँ, घटनाओं को देखा जाना चाहिए, लेकिन देश हित के मुद्दे पर तो हमें एक होने की ज़रूरत है ना। राहुल गांधी, आप पूरी घटना समझिए, आप ही की सरकार है, कितने लंबे समय तक केस चल रहा है, जुडिशरी की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फांसी की सज़ा दी गई है, बावजूद इसके इन लोगों को मणिपुर अलग चाहिए, इन लोगों को केरल अलग चाहिए, इन लोगों को कश्मीर अलग चाहिए। आखिर हैं ये कौन लोग? कौन है ये देश का बंटवारा चाहने वाले? मैं आपको बता दूं बात को, जब राहुल जी पहली बार गए थे और जब उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी मतलब स्टूडेंट के, मतलब जो उनको एक जाति होगी उनके साथ में,
हम वो जाति नहीं होने देंगे। राहुल जी ने एक बार क्या आपने भी महसूस किया कि देखिए, ज्यादती हो नहीं, रही नहीं, है? आप सुनिए, पहले ही पहुंच गए? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ कैसे ज्यादती हो रही है। हाँ। आप ये देख रहे, राहुल जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो नारे लगा रहे थे आप उनके ऊपर एक्शन ना लें, आप उनको अरेस्ट ना करें, ऐसा राहुल जी ने नहीं कहा। दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ बात को, जैसे कि अभी कन्हैया को जैसे अभी अरेस्ट किया हुआ है, जी। आप राहुल गांधी जी की बात छोड़ दीजिए, जिसके दिल्ली में जिनके जो इसके क्या नाम है कमिश्नर साहब हैं, अपने बस्सी साहब जो हैं, एक ही दिन के अंदर दो दो स्टेटमेंट चेंज करते हैं। एक बात तो बड़े सायराना अंदाज में कहते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और हमारे पास में पर्याप्त सबूत हैं कि वो देशद्रोही हैं, और उसी शाम को एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम अगर कन्हैया अगर बेल एप्लीकेशन लगाएंगे तो हम उसकी जमानत का विरोध नहीं करेंगे। एक तरफ तो आपने बिना एक मतलब एक इंक्वायरी के, बिना किसी सबूत के आपने उनको दोषी ठहरा दिया। एक बार आप शाम को कह रहे हैं अगर वो दोषी है तो फिर आप उनकी जमानत का विरोध क्यों नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कन्हैया जी, आप रोज एक टीवी के ऊपर आ रहा है, कन्हैया ने एक बार भी देश विरोधी नारे नहीं लगाए, और दिल्ली पुलिस भी अरेस्ट करने के बाद में देशद्रोही का केस लगाने के बावजूद भी एक पर्याप्त सबूत मतलब ऐसा नहीं दिखा पाए कि कन्हैया यहाँ देश विरोधी नारे लगा रहा है। अब सवाल दूसरा आता है। नहीं, दूसरा सवाल मेरा ये नहीं, है अब देखिए, अब selective सवाल क्यों दूसरा जाते हैं था, इतना जल्दी? ये एक डाइवर्ट के लिए, एक दुनिया का एक ध्यान बांटने के लिए इसको एक ऐसा रंग दे दिया है, बजाय उसके ऊपर जाने के जो देश विरोधी नारे लगा रहा है, देश को तोड़ने के नारे लगा रहा है। अब तुरंत कोई भी क्यों पॉलिटिकल पहुंचे? पार्टी उसके अगेंस्ट नहीं है, राहुल गांधी आप उसको तुरंत तो अरेस्ट पहुंचे करते क्यों? नहीं, आप उनको तो अरेस्ट करते नहीं। आज आपने वो नीतीश कुमार को सुना, अभी सुना होगा आपने, उनकी बाइट सुनी होगी, क्या जी, उन्होंने जी, कहा? जी, जी। इशरत जहां मामले में इन्होंने अपनी बिहार की बेटी इशरत को माना था। डेविड कोडमेल हेडली बहुत साफ शब्दों में कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट को बता चुका है कि वो सुइसाइड बॉम्बर थी, और जिस वक्त ये बातें कही जा रही थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्या राजनेता राजनीति नहीं करते धर्म के नाम पर? देखिए, डेविड हेडली की जहां तक बात है, जो उन्होंने बयान दिया है, वो तो एक न्यायालय का काम है कि कितनी सत्यता है, कितना फिर क्या है, इन्होंने वो कैसे तो मान उनका लिया? काम है। फिर इन्होंने कैसे लेकिन मान लिया? मैं एक बात बता रहा हूं, ये हेडली का बयान तो अब आया है, लेकिन जिस टाइम पे ये मतलब एनकाउंटर हुआ था, जिस टाइम पे ये हुआ था, उस टाइम पे उस टाइम पे एसआईटी बनी थी। उस टाइम पे उनकी रिपोर्ट भी यही थी कि ये एनकाउंटर हुआ, निर्दोष है ये। उसके बाद में मजिस्ट्रेट जांच बैठी, उसके अंदर भी ये पाया गया कि मतलब ये फर्जी है। देखिए, कानून तो जो साक्ष्य है, जो सबूत है, आईबी चीफ की आप जहां तक बात कर रहे हो, मैं तो ये समझता हूं कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में लपेटिए। देखिए, मैं बता रहा हूं, जो ऑफिसर जिसने ये बयान दिया है, मैं उसको सबसे बड़ा देश का गुनाहगार मानता हूं। क्यों मानता हूं? जब वो सर्विस पे थे और उनके ऊपर ये दबाव डला, तो अगर वो निष्पक्ष, अगर वो इतने ईमानदार हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, तो उन्होंने उसी टाइम टीवी पे रिजाइन देकर के टीवी पे आगे क्यों नहीं कहा कि मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आज रिटायरमेंट होने के, पॉलिटिकल पार्टी से होने के नाते न होकर आप एक सिटीजन होने के नाते सोचिए अशोक खेमका के साथ क्या हो रहा है। चलिए, ऐसे और अशोक खेमका के साथ क्या क्या हो चुका है, ये बहुत ऑनेस्ट होने की सजा किस तरह से उनको मिल रही है, हम जान रहे हैं। देखिए, अगर आप खेमका की अगर बात कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट को भी आए हुए, नहीं, मैं तो तमाम गवर्नमेंट्स की बात कर रही हूं। उसी की बात कर रहा हूं। तमाम गवर्नमेंट्स की बात देखिए, कर मैं रही हूं। आपको वही राजनीति की बात कर रहा हूं। अभी खेमका यूपीए गवर्नमेंट गए हुए 2 साल हो गए, एनडीए बने हुए 2 साल हो गए। नहीं, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खेमका की भी बात बता रहा हूं। और है आज, नहीं, हमारा मुद्दा और है। हाँ, लेकिन मैं वही बात मैं कह रहा हूं, राजनीतिक पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे देश हित के मामले में क्यों नहीं आ सकती, और कांग्रेस खास तौर से सिलेक्टिव क्यों हो जाती है? पहले आप इसका जवाब, पहले आप देखिए, देश की राजनीति कहां जा रही है। अभी वाड्रा के ऊपर दुनिया भर की जांच, वो रजिस्ट्री भी कैंसिल होगी, उसने भी बयान दे दिया, खेमका जी ने भी दे दिया, मोदी जी ने भी दे दिया, ठीक है ना, कि दामाद जी कर करके क्लीन चिट मिल गई। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, दामाद जी कर करके, लेकिन उसके बाद में आज मामला शांत है। क्या है कि अभी जो है ना, उसकी एक इंक्वायरी हो रही है, उसकी जांच बैठाई गई है। मैं आपको अभी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जिस टाइम पे 2019 के चुनाव आएंगे, 1 साल पहले ये फिर दोबारा ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि सोनिया जी के दामाद ने ऐसा करा, वाड्रा जी ने ऐसा करा। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई दोषी है, वाड्रा जी ने खुल के कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा, प्रियंका जी ने कहा, सोनिया जी ने कहा, पूरी कांग्रेस कह रही है, अगर वाड्रा जी ने कोई भी अगर गलत काम करा है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें ना। कौन मना कर रहा है? कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन मैं ब्रेक से लौटते ही आपसे पूछूंगी ये
कि आप इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? आपको मालदा नजर नहीं आता, आपको दादरी बहुत जल्दी नजर आता है, आपको हैदराबाद नजर बहुत जल्दी आ जाता है, जबकि सुजीत को किस तरीके से मार दिया गया उसके बारे में पूरी दुनिया को शायद पता नहीं है, खासतौर से हमारे राजनेताओं को तो बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं ब्रेक के बाद लौटूंगी, मैं इसका जवाब लूंगी आपसे, लेकिन कुछ देर के लिए मुझे रुकना होगा यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सवाल मेरा ये सरकार और पुलिस का इसको फेलियर माना जा रहा है। तमाम लोग जब वीडियो में नजर आ रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है देशद्रोही नारे लगाए जा रहे हैं, तो उनको तुरंत क्यों नहीं पकड़ा जा सका अभी तक? कांग्रेस भी यही सवाल पूछ रही है आपसे। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब ये है कि इससे ये स्पष्ट हो गया कि वो सामान्य छात्र नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के छात्र नहीं है, वो बड़े अपराधी हैं, शातिर अपराधी हैं, देशद्रोही हैं और वो भगोड़े हैं, वो निर्दोष नहीं है। ये भी इस पे स्पष्ट हो गया। अगर वो सामान्य छात्र होते, निर्दोष होते, जैसा कि कांग्रेस और बाकी लोग कहते हैं, तो अब तक पुलिस के सामने आ जाते वीडियो आने के बाद। लेकिन वो भागे भागे घूम रहे हैं, पुलिस उनको तलाश कर रही है। पुलिस को क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको नहीं बता सकता, ना पुलिस हमें बताएगी बिल्कुल कि पुलिस उस पर क्या एक्शन ले रही है। लेकिन निश्चित रूप से अगर पुलिस को उनको ढूंढने में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि वो गंभीर अपराधी हैं, शातिर अपराधी हैं। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, सवाल तो आपसे ये भी पूछना पड़ेगा। हैदराबाद हमने देखा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमने देखी, जादवपुर हमने देखा, दिल्ली की नाक में दम यहाँ पर जेएनयू कर रहा है। क्या प्री प्लान तरीके से तमाम चीजें जो हो रही हैं, सरकार को इसके बारे में कोई खबर है? आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? कैसे आप इन तमाम लोगों को रोकेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कहावत है ना, सांच को आंच नहीं जी। ये जो लोग इस पूरे एजेंडा को चला रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हमारा एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, जो हमारा एक भारत की एकता अखंडता का हमारा एजेंडा है, जो हमारा एकात्म मानववाद का एजेंडा है, जो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं होने वाला है। ये थोड़े बहुत सफल हो सकते हैं, एक दो दिन के लिए सफल हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पिछले एक हफ्ते के अंदर 15 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने वाला है मेक इन इंडिया के तहत। आज चर्चा उस पर होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए इतनी बड़ी योजना, फसल बीमा योजना लॉन्च किया, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। 40 करोड़ लोगों को स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। 18 करोड़ लोगों को जनधन खाता खुल गया, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। पहले राजीव गांधी जी कहते थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं और गरीब के पास 10 पैसे पहुंचता है। हमारी सरकार ने ऐसा कदम उठाया है कि दिल्ली से अगर 1 रुपए जाता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो 100 पैसे पहुंचता है। 1 रुपए का पूरा पहुंचता, वो 99 पैसे भी नहीं पहुंचता। तो ये जो चीजें हमारे हैं, ये जनता को समझ में आ रही है। ये कुछ लोग जो इसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े 1-2 दिन कर ले, 3 दिन कर ले, 4 दिन कर ले, लेकिन इससे बड़ा स्पष्ट है कि इनका पतन निश्चित है। कांग्रेस की तरफ से दयाराम त्यागी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अश्विनी जी, मैं आप चैनल के माध्यम से आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस की तो आप बात छोड़ दीजिए। अब कांग्रेस को तो, जो मैंने आपको पहले भी इसी चैनल पे कहा था कि जनता जनार्दन ने उनको उनकी जगह दिखा दी, उनका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन 2 साल से जो आप ये बखान कर रहे हैं, जब भी कोई आप इस जेएनयू मुद्दे की भी बात करेंगे, लेकिन असली मुद्दे की जो आप भटकाने वाली बात कर रहे हैं, वो विपक्ष नहीं भटका रहा है, भटका आप रहे हैं। क्या आपके किसी मंत्री ने या प्रधानमंत्री जी ने कोई एक कमेटी ऐसी बनाई है कि जो आपने 2 साल के अंदर कार्य करें, जैसे जो अभी आप कह रहे हो, जो आप बखान कर रहे हो, खुद ही अपना सर्टिफिकेट अपने आप ले रहे हो, आप किसी चैनल के माध्यम से ओपन आप डिबेट करो ना, उसके ऊपर आपने 2 साल के ऊपर क्या करा है? यही तो आप ध्यान भटका रहे हो। कभी जेएनयू के उसमें भटका देते हो, कभी हैदराबाद के उसमें भटका देते हो, कभी मुजफ्फरनगर के उसमें भटका देते हो। यही तो काम है आपका। आपकी अगर कोई उपलब्धि है तो आप उसके ऊपर क्यों नहीं डिबेट करते? दयाराम जी, आपका सवाल समझ में आ गया जी। दयाराम जी, आपका सवाल समझ में आ गया, उत्तर सुनिए। पिछले 1 साल के अंदर 5300 गांव, जहां बिजली की गांव वालों ने कभी देखा नहीं था, वहां पे बिजली जल रही है। पिछले 1 साल के अंदर 5 मेगावाट बिजली एलईडी के माध्यम से बचाई गई है।
1 अप्रैल से देश के सारे टोल प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक होने जा रहे हैं। 2200 भ्रष्ट अधिकारियों की कार्रवाई करने जा रही है हमारी सरकार। तो इस तरीके के जो हमारे काम है, 40 करोड़ मजदूरों को स्मार्ट कार्ड देने जा रही है। उनको 1 रुपए पर डे पे 2 लाख का दुर्घटना बीमा, 1 रुपए पर मंथ पे 2 लाख का जीवन बीमा, और उनको पेंशन की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। कभी भी किसान मजदूर बेचारा के पेंशन के बारे में सोचता नहीं था, हमारी सरकार उनके लिए पेंशन लेके आई। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसी भी तबके का हो, ये सरकार उन सबके लिए काम कर रही है। और जिस तरीके से मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, मालदा टाउन में इतनी बड़ी घटना घटी, मेरी बात का जवाब देंगे? अरे सुनिए, आप ये खुद का बखान ना करके मेरी एक बात मालदा टाउन में इतनी बड़ी घटना घटी, राहुल गांधी कहां खो गए थे? मालदा टाउन में दुकानें राहुल गांधी जी, अश्वनी जी, जहां आपको मालदा टाउन में जहां जनता को, जहां देश को उनकी जरूरत है, वो खड़े हुए मिलते हैं, चाहे वो हैदराबाद का हो, चाहे वो जेएनयू का हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे वही पूछ रही थी, पहले मैं अश्वनी जी से पूछना चाहता हूँ, देश के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे आपकी छवि मारा गया, राहुल गांधी कहां गायब हो गए? आपके प्रधानमंत्री जी को टाइम है कि इसके ऊपर कोई सुध ले। ये देश की राजधानी, देश का एक कैपिटल, जहाँ पे इतनी अफरा तफरी है, आपके किसी आपके हमारे प्रधानमंत्री जी को, आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को इतना टाइम है कि वो दिल्ली के बारे में एक सुध ले? इतना बड़ा एक हादसा हो रहा है। अब मैं आपसे पूछ लूं, मैं आ रही हूँ अश्विनी जी आपके पास, लेकिन दयाराम त्यागी जी, आप इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? कहाँ? आपको मालदा नजर नहीं आया क्या? मैंने राहुल गांधी मालदा तो नहीं पहुंचे, हैदराबाद पहुंचे, दादरी पहुंचे, जेएनयू पहुंचे, यानी आप सिलेक्ट करके कि कौन आपका वोट बैंक है, कहां पहुंचना है आपको? आपको मालदा जैसी बड़ी घटना नजर नहीं आई? मैं आपको एक ये बता रहा हूं, मैंने वही सवाल करा अश्वनी जी से कि वो तो हैदराबाद भी चले गए, जेएनयू का मामला अभी ये चल रहा है, मालदा क्यों नहीं गए? मालदा तसल्ली तो करिए ना आप कब जाएंगे? मालदा टाउन मैं तो यही बात तो मैं सवाल मैं भी कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, देश की इतनी छवि खराब हो रही है, जेएनयू को बदनाम ना करें आप, जेएनयू की बात ना करें आप। नहीं, जेएनयू को बदनाम करना होगा, अगर वहाँ पे इस तरह की विचारधाराएं होंगी तो वहाँ गलत हो रहा है। भटका करके जो इसके अंदर दोषी हैं, जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, आप उनको तो अरेस्ट कर नहीं पाए आज तक। आप बात कर रहे हैं उसके गवर्नमेंट फेलियर है, जनता देख रही है, कांग्रेस जनता ही तो देख रही है, केवल वोट के लालच में देश को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस देश में एक अराजकता का माहौल ले आना चाहती है, ये कांग्रेस देशद्रोहियों को बचाना चाहती है, ये बड़ा स्पष्ट हो गया इससे। नहीं अश्वनी जी, मैं कांग्रेस एक सवाल पूछना चाहूंगा, देशद्रोहियों को बचाना चाहती है, ये मेरा आरोप है और बिल्कुल सबूतों के आधार पे है। कांग्रेस केवल और केवल अलगाववादियों को बचाना चाहती है। अब अच्छी तरीके से याद है, आप अपने चैनल पे आपने दिखाया था, याकूब मेनन को फांसी का सबसे पहले विरोध किया था कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जी ने। कांग्रेस के नेताओं ने याकूब मेनन को बचाने की कोशिश की, कांग्रेस के नेताओं ने अफजल गुरु को बचाने की कोशिश की, कांग्रेस के नेताओं ने मालदा टाउन में बचाने की कोशिश की, कांग्रेस के नेताओं ने बॉम्बे में आजाद मैदान में मूर्तियां तोड़ी गई थी, आजाद मैदान में मूर्तियां तोड़ी गई थी, कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में क्या हुआ था? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। इसलिए कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। जी, यही हाल अभी आपने एक सवाल अपनी सरकार के उपलब्धि गिना रहे थे, मेरी एक बात का जवाब देंगे? जब आप सत्ता में आए थे 2 साल पहले, जब आप सत्ता में आए थे, आपने जो प्रमुख वादे करे थे देश की जनता से, आप वो गिनती मत कराइए जो कागजों के अंदर है, आप उसकी मुझे बताइए, आप उससे मेरे सार्वजनिक डिबेट रखिए जिसके ऊपर आप सत्ता में आए थे, आप काले धन के ऊपर आए थे। आप अश्वनी जी मेरी बात का जवाब दीजिए, आप अलगाववादियों को बचाइए। अश्वनी जी मेरी बात का जवाब दीजिए, जो आपने सवाल करा, आप सवाल से भागते, यही तो आप में कमी है। भारतीय जनता पार्टी की एक कमी है कि जहां एक मुद्दे की बात आई भाग लेगा उसमें से। अभी आपने सवाल करा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जब आप सत्ता में आए थे, आपने काले धन का वादा करा था, आपने वो पूरा करा आज तक कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में पहुंचेंगे, पूरा वादा किया, सब पूरा आपने बोला था उस टाइम पे 60 रुपए किलो दाल थी, आपने कहा था बहुत महंगी है, आपने आज वो 200 रुपए से ऊपर कूद दिया, आपने उसके ऊपर करेंगे। आप पाकिस्तान के ऊपर ले लीजिए, आप उस टाइम पे बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते थे सत्ता में आने से पहले
अगर वो एक सरकलम करेंगे तो हम 10 करेंगे। दयाराम आज जी, तक कोई एक-एक सरकलम करके। कराया अब कोई मैं जवाब ले किसी लीजिए। रोज मारे जा रहे हैं अब हमारे जवाब ले जवान वहाँ लीजिए, अब जवाब ले पे, रोज लीजिए। शहीद हो रहे हैं। अब जवाब ले लेते हैं। वहाँ पे कहाँ चले जा रहे दयाराम हो? जी, अब जवाब एनडीए तो से लीजिए। पहले ऐसी विषय है घटना कि नहीं क्या हुई, आपके करने घर गए में वहाँ आके पे? अटैक कर दिया दयाराम जी, अब जवाब पठानकोट में। लीजिए। अब मुंबई की घटना देश में ही हुई थी, हम सबको याद है, और उसको कभी भूला नहीं जा सकता। अब जवाब दीजिए अब अश्विनी आप जी। अब आप जेएनयू को भटका रहे हैं। आप अभी जेएनयू के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। जेएनयू के मुद्दे पे भी बात जिससे कर रहे हैं। देश की इतनी जिस छवि तरीके खराब हो से रही वहाँ पे है, खुलेआम उससे आप पहले पहुंचे हैदराबाद क्यों का हुआ वहाँ है, पे? वो तो आपके अश्विनी जी ने नेताओं बात ने कर कोई दिया। कार्रवाई नहीं पहुंचे की। मैं वहाँ तो पर। ये इनको बताना चाह रहा हूँ कि देश में ये मुद्दे से कौन भटक रहा है, नहीं, मैं भी तो वही देश के पूछ मुद्दे रही को कौन भटकाना चाह रहा दयाराम है। जी, मैं भी तो वही, राहुल गांधी को हैदराबाद नजर आया, राहुल गांधी को दादरी नजर आया, राहुल गांधी को देखिए, जेएनयू भी तुरंत देखिए, नजर आ जब वो गया। ठीक समझेंगे, जब क्या जोर तो भी मालदा जाएंगे नजर वो नहीं? भी। नहीं, ठीक पहले- समझने की पहले- जरूरत कहाँ है? आप ये आप देखिए, महीना भर होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर जो इतनी महीना भर अफरा होने जा तफरी रहा मच है। रही है, आप हैदराबाद इतनी दूर पहुंच गए मालदा थे। की तो घटना ये अभी हुई है जब दादरी के जेएनयू 10 के बाद दिन हुई है। बाद मालदा की जो आप नहीं बात नहीं कर नहीं, रहे आपको हैं, 10 कर दिन दूं, बाद। मालदा में घटना उमेश आज से कुशवाहा 20 मारा दिन गया था पहले हुई बुलंदशहर है, में, और बहुत लंबे समय उसके तक हुई 10 है दिन वहाँ। बाद रविंदर मिश्रा मारा गया था बरेली में। राहुल गांधी दादरी तो गए, वहीं बुलंदशहर नहीं गए जहां उमेश कुशवाहा मारा गया। नहीं, वहाँ जाने बरेली की नहीं जरूरत गए नहीं जहां पे देखिए, मिश्रा मारा देखिए गया। अश्विनी जी, इससे ये राहुल पता गांधी चलता जी, है जहां ये भी देश सरकार, को जरूरत होगी, ये जहां उनकी कांग्रेस जरूरत होगी, तो वो मालदा में जाएंगे। जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको हिंदुओं को क्या परेशान परेशानी किया है, जा मुझे रहा आप है। एक बात ये बताइए ना, आपको परेशानी क्या है उनके जाने से? मुझे आप एक बात ये बताइए दयाराम जी, आप। मुझे परेशानी क्योंकि है। वो आपकी कमियों को उठाते आप हैं। दयाराम जी, हमें कोई क्योंकि मैं वो एक चाहती आम हूँ- जनता की बात बोलते हैं, दयाराम इसलिए जी, आपको इसलिए आपको दर्द होता है। दयाराम जी, बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे परेशानी है। क्या? आप तमाम जगहों पर जाकर के, कांग्रेस तमाम जगहों पर जाए, जहां जहां बीजेपी की कमियां हैं, आप तुरंत उनको पकड़िए, तुरंत उनको बताइए गलत कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्टिव मत होइए ना। जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है वहां पे आप देखने वाले नहीं हैं। जहां आपको लग रहा है कि आपका वोट बैंक है, जहां से आपको नाम मिल सकता है, वोट मिल सकता है, वहां देखिए, पहुंचिए। यही- मालदा में इतनी बड़ी देखिए, घटना हुई मैं दयाराम जी, आपसे- मालदा में इतनी बड़ी देखिए, घटना हुई जिसके बारे में मैं आपको टीवी पे नहीं बता सकती। तमाम चैनल्स ने कवर किया। 20 से 25 दिन हो चुके हैं। मैं करेक्ट डेट, फैक्ट्स नहीं बता सकती आपको, एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन इतनी भयावह घटना थी। राहुल गांधी और कांग्रेस को हमने उनके बारे में बोलते हुए नहीं देखा, और ना ही वो पश्चिम बंगाल पहुंचे। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बार पहले ये बता दूं कि देश में जो सरकार चला रही है, देश को जो चला रहा है, देखिए उस गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। अगर कोई देश को आप नुकसान सवाल उठा पहुंचाता रहे है, हैं ना जेएनयू पे, तो वहां पे भी सवाल उठाते हैं आप, नहीं, पूछते ही अरे से आप। हम बोल तो ममता रहे हैं बनर्जी ना। से पूछते आप। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप राहुल गांधी जी सत्ता में बैठे हैं क्या? आप अगर सत्ता में मोदी नहीं जी बैठे तो हुए हैं। जेएनयू क्यों अब गए ये हो? सवाल उनसे करें ना विपक्ष, कि इस तरीके की आपको घटना क्यों हो रही है। दयाराम जी, आपको विपक्ष में भैया, भेजा ही इसलिए गया है से ना, मिलने जा सरकार रहे हो। की गलत आप कामों को, देशद्रोहियों को गलत बचाने नीतियों के को लिए रोकिए। बता रहे हो। अब मैं उसी बात का तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो आप ममता बनर्जी से कुछ कह नहीं पाए। अगर उनकी कमी को उठाने के लिए अगर वो हैदराबाद चले गए, आप एक मालदा क्यों नहीं स्टूडेंट ने गए? अब एक स्टूडेंट आप ने बिहार एक क्यों नहीं आत्महत्या गए? कर ली, उसको स्कॉलरशिप नहीं दी गई। एक ये जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वो एक पहले लेटर आठ लिखते हैं आत्महत्या और यूनिवर्सिटी रोहित को, वेमुला के बारे में और आपने अगर क्या वो ठीक चले गए से तो बोला? बंद कर दिया। हुई थी। अगर उनके हर घर से अफजल पैदा होंगे। एक दबे कुचले, हर अगर घर एक से अफजल समाज की पैदा अगर वो होंगे। इस बात तरह की करते हैं, विचारधारा रखने वाले शख्स को आप सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हर घर से अफजल सपोर्ट पैदा देखिए, होंगे। व्यक्तिगत मत लीजिए। अफजल हर घर से पैदा करने वाले कांग्रेस हर शख्स उस को। दबे कुचले की मदद के ये लिए दबा खड़ी कुचला हुई कहाँ है, से हो गया? जो आदमी पीड़ित है। नहीं, अरे क्यों दयाराम आप जी, रोहित जी की बात कर रहे हैं, क्या दयाराम वो जी, पीड़ित नहीं थे? अरे वाह। दयाराम जी, आदमी- रोहित अगर- वेमुला जो हुआ गलत हुआ, लेकिन क्या रोहित वेमुला का ये कहना कि हर घर से अफजल पैदा होंगे ठीक था? किसने कहा? आपने होर्डिंग्स देखे नहीं लगता है, जिस तरह से उन्होंने नहीं, नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, किया, नहीं, कहाँ पर आपने मुझे देखा बताओ ना। नहीं लगता है? आप नहीं, मतलब कहाँ पर मुझे बताओ ना। आपको फिर मतलब पूरी रोहित खबर ही जी नहीं की- पता। रोहित जी की बात रोहित कर रहे हो। वेमुला की बात कर रही आप हूँ जरा मैं। इनको वीडियो हमने तो आज दिखाइए। तक आपने ना वीडियो हमने- देखा, हमने तो ना वीडियो आपने देखा। तमाम रिपोर्ट्स हमने देखी। तो- नहीं, फिर आपको फैक्ट्स नहीं पता। नहीं, नहीं, मैं हमने निधि तो नहीं देखा। नहीं, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले सुमन चौहान, सवाल अब ये है कि यहाँ पर फिर से वही कि तमाम चीजों को बस डाइवर्ट कर दीजिए। हमारे राजनेता इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? इशरत जहां, मुझे बार बार इसलिए याद आ रहा है कि नीतीश कुमार को मैंने फिर से टीवी पे देखा, जो बात कर रहे हैं कि देशद्रोह नहीं होना चाहिए। क्या किसी आतंकवादी को बिहार की बेटी कह देना, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा है कि सुइसाइडर बॉम्बर थी, गलत नहीं है? देशद्रोह नहीं है ये? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। इस तरीके की बातें शुरू में कर देना, आप उसके support कर बाद रहे हैं इस उनको तरह के सपोर्ट लोगों को। करना, हाँ। और जो आपने कहा कि सिलेक्टिव राजनीति, कहीं ना कहीं हमारे देश का ये सबसे ज़्यादा जो ग्रे एरिया जिसको हम कहेंगे, वो बनकर रह गया है। जब हम सही और गलत ये जानने में तो विश्वास रखते नहीं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे वोट कहाँ पर है, और जहाँ पर इस तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं लॉ को भी उसमें अपना इफेक्ट लेने में बहुत ही टाइम लगेगा और बड़ी मुश्किल से वो अपना इफेक्ट ले पाएगा। सिलेक्टिव राजनीति बिल्कुल छोड़नी चाहिए, और देश के हित में जो बात है सबसे पहले वही की जानी चाहिए।
यहाँ पर अश्विनी जी सवाल अब ये भी उठ रहा है कि आगे किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं। पुलिस को लेकर सवाल क्या आपने पूछा, क्योंकि गृह मंत्रालय के अंदर है दिल्ली पुलिस। सुबह मिस्टर बस्सी को लगता है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं देशद्रोह के, शाम होते होते वो कहते हैं कि जमानत का विरोध नहीं करेंगे। आखिर क्यों? देखिए, यहाँ मैं एक मुझसे ये जी। सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा हेल्प करना चाहूँगी कि जहाँ तक बेल का सपोर्ट करना या ये कह देना कि जी इस केस में बेल दे दी जाए, उसमें बहुत सी और बातें भी होती हैं। हमेशा यही नहीं होता कि एविडेंस, जी, हमेशा ये नहीं होता कि हमारे पास पुख्ता एविडेंस नहीं है इसलिए हम बेल का सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखते हुए कि वो अभी एक स्टूडेंट है, JNU का स्टूडेंट है, उसकी अभी पूरी लाइफ आगे है और जेल में उसको बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल्स के साथ रखना तो कहीं ना कहीं आगे आने वाली उसकी लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये सब बातें भी नज़र में लाई गई होंगी और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप ये भी देख रहे होंगे कि एक बहुत ही गलत किए गए काम को कहीं ना कहीं बहुत ही हीरोइक ढंग से देखा जा रहा है। हम सब जानते हैं बहुत डिफेंड किया जा रहा है। तो जब तक वो जेल में रहेंगे तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिफेंसिव होकर लोग उनकी कही हुई बातों में या कहीं ना कहीं जैसा हमारा शुरू का रवैया भारतीयों का रहा है कि जहां देखा कि कोई जेल चला गया तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी उसके लिए हम अननेसेसरली मन में जगाने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये सोचा गया होगा कि अगर ये बेल इनको दे दी जाए तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे को कंट्रोल करने में हेल्प रहेगी। ऐसा नहीं है कि उनके पास इसके लिए पुख्ता सबूत नहीं होंगे। देखिए, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मेरा पहले भी ये था, दोबारा भी सवाल यही है। देखिए, जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए, मेरा मानना ये है सबसे ऊपर उनके ऊपर फोकस करना चाहिए था। और जो कन्हैया की आप बात करें, देखिए वो भागा नहीं, जैसे वो 6 भागे हुए हैं, जैसे अभी अश्वनी जी कह रहे थे, जैसे अभी वो भागे हुए हैं, जब से वो टेप दिखाया, उनके चेहरा दिखाया है, तब से वो अंडरग्राउंड हो गए या जहाँ भी हैं वो लापता हो गए। कि एक जो आदमी सामने है, कैंपस में रह रहा है और वो कहीं भाग नहीं रहा है और आप खुद भी उस चीज़ को अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे कमिश्नर साहब भी, तो ये तो एक तफ्तीश का एक मामला था। इतनी जल्दबाजी ना करके, ये इतना अफरा तफरी ना मचा करके यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये सिर्फ तफ्तीश का मामला नहीं होता है। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पता चलता है, 124A ये कोई आम धारा नहीं है, सेडिशन है, देशद्रोह का मामला है जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है। तो ये मैंडेटरी होता है पुलिस को कि जब वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ इस तरीके के किसी दोषी को लाए तो वो उसको अरेस्ट करके ही ला सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। और प्राइमा फेसी केस तो सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। उन लोगों ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके के सेमिनार्स वो कर रहे थे। जुडिशियल किलिंग की बात करते हैं कि अफजल की जुडिशियल किलिंग है। JNU जैसा इंस्टीट्यूशन होकर भी उनको ये तक नहीं पता कि अगर किसी मुद्दे को लेना है तो लेना कैसे है। वो इसको जुडिशियल किलिंग कहते हैं। जुडिशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? जुडिशियल वर्ड का मतलब होता है न्यायिक। अगर न्यायिक किलिंग है तो इनको प्रॉब्लम क्या है? और आप ये भी देखिए कि अफजल गुरु को 2013 में फांसी दी गई, जबकि UPA की गवर्नमेंट थी। और ऐसा नहीं है कि 2013 में फांसी कोई हमने 1 सेकंड में निर्णय ले लिया। सही बात है। हमारा जो भारत देश है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। हम दूसरे देशों की तरह नहीं है कि किसी को भी खड़ा किया, पत्थर मारना शुरू कर दिया और उसका खात्मा हो गया। जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इतने दिन तक चला तो तब JNU में से कहीं भी ये आवाज क्यों नहीं आई? ट्रायल कोर्ट ने उन्हें माना कि हाँ ये दोषी हैं, हाई कोर्ट ने माना हाँ ये दोषी है, सुप्रीम कोर्ट ने माना हाँ ये दोषी है, फिर उनकी मर्सी पिटीशंस डिसमिस होती हैं, तब तक ये लोग सोए रहते हैं। अगर इनको अफजल गुरु की किलिंग कहीं ना कहीं नॉन जुडिशियल लग रही थी तो इनको उस टाइम आना था, और बाद में मान रहे हैं कि जुडिशियल किलिंग है। जुडिशियल किलिंग है तो बहुत सही है, न्यायिक है, आधार पर हुई है, सबूतों के आधार पर ये काम किया गया है। अश्विनी जी, अब आप जरा मुझे ये बताइए, ये तमाम चीजें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो वहाँ भविष्य बनाने के लिए पहुंचते हैं, बजाय इसके ये अलग अलग विचारधाराएं जो हम देश में देख रहे हैं, ISIS के झंडे फहराना, यहाँ पर ISI के लिए काम करना, हाफिज सईद के पक्ष में बोलना, अफजल गुरु के पक्ष में बोलना, याकूब मेमन के पक्ष में बोलना। आखिर इसके लिए आपके पास पॉलिसी क्या है? देखिए, इसके लिए आपको बताऊं, ये बहुत शॉर्ट टर्म नहीं है, ये पूरे 60-65 साल में जो कुछ हुआ है उसका परिणाम दिख रहा है जी। और JNU में जो हो रहा है वो आज नहीं हो रहा है, JNU में लगातार होता रहा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार हमेशा आंख बंद करके रखती थी। कांग्रेस की सरकार किसी भी चीज, गलत चीज को अगर आंख बंद करना, इसका मतलब आप उसको प्रमोट कर रहे हो। तो इसके पहले भी मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल के आंकड़े UPA सरकार के, UPA सरकार के टाइम में 30 लोग JNU से नक्सलियों के कनेक्शन में पकड़े जा चुके हैं। उसमें 4 प्रोफेसर पकड़े गए हैं।
बाकी 26 जो है वहां के स्टूडेंट पकड़े गए जो जेल में है देशद्रोह के आरोप में। कोई पहली बार नहीं हुआ है। दूसरी मैं आपकी इस बात का उस समय समर्थन भी करूंगी। चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, पुलिस ने एक्शन लिया तो हंगामा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले जेएनयू से आए, सबसे ज्यादा अलगाववाद के मामले जेएनयू से आए, सबसे ज्यादा नक्सलवाद के मामले जेएनयू से आए। हाफिज सईद और जैसे आतंकवादियों के समर्थन में सभाएं हुई जेएनयू में हुई। तो इसका मतलब जेएनयू में लगातार कुछ न कुछ चलता रहा। पिछली सरकारों ने उस पर आंख बंद करके रखा, इसलिए वो कंटिन्यू रहा। अगर पहले 4-6-10 को पकड़ लिया गया होता, पहले 4-6-10 को जेल में भेज दिया गया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती है। ये कांग्रेस की सरकार की नाकामियां हैं जिसकी वजह से चीजें कंटिन्यू रही। लेकिन हमारी सरकार इस पे बिल्कुल ये चिल्लाते रहे कि उनको चिल्लाना है। आपके सवाल से ही आपको जवाब दे रहा हूं। आपको डाइवर्ट करते रहे। कांग्रेस की हमारी सरकार जो बार बार अभी आप सत्ता में बैठे हैं, हमारी सरकार किसी भी आप विपक्ष अलगाववादी में को नहीं छोड़ेगी बैठे हैं। नहीं। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। अभी आप सत्ता में बैठे हैं, आप विपक्ष में नहीं बैठे हुए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की बात छोड़िए। उन्होंने अरे क्या मैं कहा? आपको बता रहा हूं, मैं अभी आपको 2 आंकड़े साल से बता रहा आपकी हूं। गवर्नमेंट है ना। आप मेरी बात का जवाब 55 मामले आए दीजिए। 2 साल पिछले से 10 आपकी साल गवर्नमेंट बलात्कार है। के जेएनयू ये में। अभी आपके आपकी सरकार शासन काल आंख में बंद हुआ करके तो बैठी जेएनयू है। में हुआ। 30 से ज्यादा आप लोग अश्वनी जी मेरी बात का नक्सलियों के जवाब समर्थन में दीजिए। पकड़े गए। आपकी सरकार आंख अश्वनी बंद जी करके मेरी बैठी बात रही। का जवाब दीजिए आप। अभी जो ये लेटेस्ट अभी जो ये हंगामा चल रहा है, ये आपके शासन काल में हुआ या नहीं हुआ? आप पे वो जो बार बार चेहरा दिखा रहे हैं, नहीं अश्वनी जी, इससे ज्यादा नाकामी क्या होगी? नहीं राहुल गांधी जी बचाना चाहते हैं अश्वनी जी मेरी बात का राहुल जवाब गांधी जी दीजिए बचाना आप। चाहते हैं देशद्रोहियों को। आप अपनी बात का Otherwise आप ही उनको जवाब तो दीजिए। मेरी कार्रवाई बात का की जवाब मांग दीजिए देखिए आप। इस शासन वो काल में मैं राष्ट्रपति थोड़ा से इसमें मिल रहे हेल्प करना नहीं, चाहूंगी। आप अश्वनी जी मेरी बात का जवाब दीजिए। ये आपके शासन काल में हुआ या नहीं हुआ? मेरी बात का जवाब दीजिए आप। आप इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट फेलियर है। आप कांग्रेस की बात छोड़िए। आपकी गवर्नमेंट फेलियर है या नहीं है? जो आपके शासन काल में आप खुद ही अपने मुंह से कह रहे हो। अब सवाल सुनिए। अब जवाब सुन लेते हैं। दयाराम जी, अफजल गुरु के उसमें दयाराम जी आपका सवाल हो गया, अब जवाब सुन लेते हैं। मेरी बात सुन कहाँ रहे हो? मेरा सवाल सुना अश्विनी जी, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट फेलियर है। जिस तरीके से राहुल अश्वनी अब जी तो हो गया। रो आपके पास है, आईटी आपके पास है। अपराधी जवाब सुन पकड़े लेते हैं। जाएंगे। वो अगर भारत के किसी भी कोने में है, ये देशद्रोही भारत के किसी भी कोने में रहेंगे, पुलिस उनको पकड़ के लाएगी। अश्वनी जी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कानून अपना काम करता है। जो आप अभी जवाब दे रहे हैं ना, यूपीए की बात कर रहे हैं। अफजल गुरु को यूपीए के टाइम में ही फांसी हुई है। आप ये बात मत करिए। आप ये बात मत करिए। आप मैं आखिरी जब अपने ऊपर बात आती है ठीक है। तो हम उसको कहीं भी ऐसा होगा है, निकाल लेंगे। आज से जो है पठानकोट के जो वो है वो तो पकड़े नहीं गए। ठीक है। जो पठानकोट के दोषी है। कैसा है सबको आप पता किसकी है। बात कर रहे हो? आप दयाराम त्यागी जी और अश्विनी उपाध्याय सुभाष जी, चंद्र बोस जी को जिसने यहाँ से निष्कासित कर दिया, सुभाष ठीक चंद्र है। बोस बेचारे मारे मारे फिरते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कांग्रेस में मरवा दिया। दीनदयाल उपाध्याय को मुगलसराय में मरवा दिया। अरे सर, जब तो अश्वनी जी आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, जब तो आप पैदा भी नहीं होंगे, आपकी बात करो ना आप। कांग्रेस के अभी आपके नाक के नीचे अच्छा देखिए, मेरा सवाल ये कांग्रेस पार्टी का देखिए, स्टैंड समाप्त ये मुझे है। शो को करना अश्वनी जी होगा। मैं आपको एक बात मेरे बताऊं, पास हमारा समय की स्टैंड कमी ये है। है, अश्विनी जी और अगर दयाराम आप जी। जेएनयू को बदनाम मत करिए। आप जो अश्विनी जी और दयाराम जी, मेरे पास समय की कमी है। बदनाम की बात नहीं है। जो लोग इसमें शामिल हैं, जो गलत काम करता है आप उसको अरेस्ट करिए। जो देशद्रोही के काम करता है आप उसको सजा पकड़िए दीजिए। और उसको जेल में डालिए। लेकिन समूचे जेएनयू को बदनाम मत करिए। इसकी मैं आपको मैं मिसाल दे आपसे दूं। पूछता हूं, कल 2:30 देशद्रोहियों बजे को बचाने वाले को क्या कहना एक चाहिए? मार्च था। अश्वनी सुनिए मेरे पास समय की कमी है, माफ अश्वनी कीजिएगा एक दोनों। सेकंड बात मेरे सुन पास लीजिए, समय की फिर मैं कमी है। आपकी बहुत बहुत सुनूंगा। शुक्रिया आप दोनों ही अगर- मेहमानों का अगर मैसेज जुड़ने के लिए। जेएनयू गलत सुमन जी, होगा- आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये कर रहे हैं, अगर इस तरह की गतिविधियां किसी भी यूनिवर्सिटी में चल रही हैं तो उनको तुरंत पकड़िए और जेल में पटक दीजिए, क्योंकि ऐसे देशद्रोहियों को भारत क्यों सहे आखिर? सवाल फिर से वही है, तथ्य के आधार पर काम हो और जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मैसेज जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।